गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज बादल सरकार सर और आपका फिर से स्वागत है, वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बादल सरकार सर पे। और आज फिर हम लेके आए हैं नया सेशन द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब का बेसिक लेवल। क्लियर है? तो आज के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से वोकैब हमारे लिए एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है और डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा इसका यूज हम करते हैं। ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कोई भी सजेशन हो वीडियो के रिगार्डिंग तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो आते हैं आज के सेशन का फर्स्ट वर्ड है हमारे सामने क्रीड। क्या मैंने बोला? क्रीड। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल वर्ड है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये आपके एडिटोरियल में इजीली मिल जाता है। क्लियर है? क्रीड के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इट इज अ नाउन। ओके, मतलब कि इसका यूज हम किसी भी सेंटेंस में जनरली नाउन की तरह करेंगे। हिंदी मीनिंग जानते हैं सिद्धांत या मत, एंड एज यू नो हिंदी मीनिंग इज नॉट सफिशिएंट। तो क्या जाने? डेफिनेशन लिखा है अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। मैंने कहा अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांतों का एक सेट होना चाहिए, मतों का एक सेट होना चाहिए। ओके, और रिलीजियस बिलीफ्स यानी कि धर्म से संबंधित जो भी हमारी आस्थाएं हैं, बिलीफ्स हैं, उनका जो सेट होता है, उनका जो समूह है, उन सभी के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे, दैट इज क्रीड। किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, राजनीतिक दल का अपना एक मत होता है, एक सिद्धांत होता है, उसके लिए हम क्रीड का यूज करते हैं। ये तो हमने वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच और मीनिंग डेफिनेशन को जाना। यूज करके देखते हैं एक सेंटेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। और ये जो सेशन आप रेगुलर करोगे ना मेरे साथ, मैं गारंटी कह रहा हूं एग्जामिनेशन में वोकैब से जो एरर होता है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इवन OWS वन वर्ड की बात करें, फिलर्स में, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्लोज टेस्ट में बहुत बारी इन सारे वर्ड का यूज करता है। आप लोग को पता भी होगा ना कि अब जो क्लोज टेस्ट आते हैं या पैराग्राफ जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आपके एडिटोरियल और करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं और क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। तो उस रिस्पेक्टिव और उस रिगार्डिंग ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आते हैं डेफिनेशन, देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट इज हिज पॉलिटिकल क्रीड? उसके पॉलिटिकल क्रीड क्या है, मतलब उसका राजनीतिक मत या राजनीति में उसका सिद्धांत क्या है, यही तो पूछा गया यहां पे। दैट मीन्स एक क्रीड कैसा हो सकता है? पॉलिटिकल हो सकता है। ओके, एक कॉलिकेशन आपको दिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग की बात की गई है, पीपल की बात की गई है। ऑफ यानी लोग, सभी प्रकार के, रेसेस, जातियों की बात की गई है। लोग किस प्रकार के? जो रंग के आधार पर बांटे जाते हैं। या फिर पीपल ऑफ ऑल क्रीड यानी अलग अलग मत, यानी कि वैसे लोगों की बात की गई जो अलग जाति के हैं, अलग रंग के हैं, या फिर अलग मत और सिद्धांत के हैं। तो ये कॉलिकेशन याद रखिएगा, इस तरीके से आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा मेरे दोस्तों। आओ आते हैं आज का सेकंड वर्ड क्या है, उसे हम देखते हैं। डाउस। क्या मैंने बोला? डाउस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है और एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा भी गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है डाउस का? क्या है सर? बोलोगे वर्ब है। बहुत अच्छा, वर्ब का मतलब एक्शन करेगा ना, बहुत बढ़िया। हिंदी मीनिंग होता है बुझाना या भिगोना। मान लीजिए आप कहीं से आए और होली का टाइम है और किसी ने आप पे एक बाल्टा रंग उड़ेल दिया, पूरी तरह से आप वेट, गीले हो गए, भींग गए, तो उसके लिए हम डॉज का यूज करेंगे। डुबा दिया, डॉज हो गए। ओके, आओ इसके डेफिनेशन को देखते हैं। टू स्टॉप अ फायर, किसी भी फायर को स्टॉप करना। फ्रॉम बर्निंग, क्या करने से? जलने से। बाय pouring वाटर ओवर इट, उस पे पूरी तरह से पानी डाल के जब किसी आग को जलने से आप बुझा देते हो, तो उस बुझाने के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज कौन होता है? डाउस का यूज करते हैं। ओके, अब देखो क्या है इसका एक एग्जाम्पल। बड़ा अच्छा चीज है एग्जाम्पल जानने का, मतलब आप उसके यूज को समझ रहे हैं। ओके, देखो एग्जाम्पल लिखा है द फायर फाइटर्स। फायर फाइटर्स का मतलब क्या? जो अग्निशामक जो लोग होते हैं, जो आग को बुझाने का काम करते हैं, उनकी बात की गई। द फायर फाइटर्स मैनेज्ड टू डॉज द फ्लेम्स। फायर फाइटर्स ने मैनेज किया क्या करने में? फ्लेम्स को बुझाने में। कहीं आग लग गया होगा, वहां पे दमकल की गाड़ी आई और फायर फाइटर्स ने क्या कोशिश किया? मैनेज किया कि वहां के फ्लेम को, वहां के आग को कैसे बुझाया जाए। ओके, तो चलिए मूव ऑन द वर्ड नंबर थर्ड ऑफ दिस सेशन, रेज।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, मैं इसे डबल स्टार कर दूंगा, ये याद रखना। रेज की बात करें, क्या होता है रेज? आओ देखते हैं, समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात तो आप समझ गए कि ये नाउन है। सर ये रेज क्या है? एक तरह का नाउन है। क्लियर है? ऐसा मत समझना कि कोई वर्ड नाउन है तो वर्ब नहीं हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जनरली किसी भी वर्ड का यूज हम जब तक सेंटेंस में नहीं करें तब तक नहीं समझ में आता है कि वो नाउन है या फिर वर्ब है, एडजेक्टिव है। ऐसे कायदे से एक बात याद रखना, दुनिया के जितने भी वर्ड हैं वो अपने आप में नाउन होते हैं, क्योंकि वो एक नाम होता है। मैंने लिखा द, हिंदू, वोकैब, रेज, डाउज, अगर इन सब के नाम की बात करें ना तो ये अपने आप में नाउन है, लेकिन इनका पार्टिकुलर यूज बताता है कि ये वर्ब होंगे, नाउन होंगे, प्रोनाउन होंगे। समझ रहे हो ना? तो आवर रेज नाउन है। मीनिंग समझते हैं क्या लिखा हुआ। अ फीलिंग ऑफ वायलेंट एंगर दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, मतलब इतना तेज गुस्सा, इतना आक्रामक गुस्सा जब कभी आ जाता है और जिसपे कंट्रोल करना क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे गुस्से के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज रेज होता है। बात समझ में आ रहा है? रंजिश, रंजिश कहते हैं ना, किसी से रंजिश निकालना है, तो रेज और रंजिश मिला दो, लगभग मिलेगा। और उसे याद करना कि रंजिश है यानी बहुत गुस्सा है, और बहुत ज्यादा गुस्सा जिसे कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो, दैट इज रेज। और इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लिखा है सी स्टॉर्म्ड आउट ऑफ द रूम इन अ रेज। वह तेजी में बाहर निकलने के लिए स्टॉर्म का यूज किया गया, किसी भी काम को तेजी में करने के लिए। आउट का मतलब बाहर। वह तेजी से बाहर निकली, कहां से? रूम से बाहर वह तेजी में निकली, और साथ में क्या? इन अ रेस, बहुत ही ज्यादा गुस्से में। बात समझ में आ रहा है? तो ये वर्ड याद रखिएगा। आई थिंक मैंने रेज पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हमने रिपीट कर लिया। ओके, चलिए आइए हम इसका एक ईडियम देखते हैं। बड़ा प्यारा सा ईडियम लिखा है। क्या ईडियम है समझो। बी ऑल द रेज एक ईडियम होता है। इसका मतलब होता है टू बी वेरी पॉपुलर और फैशनेबल। बहुत ज्यादा पॉपुलर होना या फैशनेबल होने के लिए एक ईडियम का यूज करते हैं, दैट इज बी ऑल द रेज। बी का मतलब होता है, बी का फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग। ओके, मूव ऑन द फोर्थ वर्ड। क्या है आज के सेशन का? रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? आपके सामने जो रेजिलियंस लिखा है ये अपने आप में एक नाउन है। हिंदी मीनिंग की बात करें तो प्रतिरोध क्षमता या फिर लचीलापन। इतना से बात क्लियर हो जाएगा क्या? और डेफिनेशन देखते हैं। द एबिलिटी टू फील बेटर क्विकली आफ्टर समथिंग अनप्लीजेंट। जब आपके साथ कुछ बुरा घटता है और आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं, बुरी बातों को आप ज्यादा समय तक अपने माइंड पे नहीं रखते हैं और उससे बाहर निकल आते हैं, तो उसी के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो रेजिलियंस का यूज करते हैं। दैट इज प्रतिरोध क्षमता आपके अंदर कितना ज्यादा है। या फिर मैं बात करूं लचीलापन, आप बहुत जल्दी संभल जाते हैं, आप लचीलापन है आपके अंदर। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या है। हर नेचुरल रेजिलियंस हेल्प्ड हर ओवरकम द क्राइसिस। उसके अंदर की जो प्राकृतिक जो लचीलापन है या प्रतिरोध क्षमता है, उसने मदद किया क्या करने से? संकट की घड़ी से निकलने में, यानी कि क्राइसिस से ओवरकम करने में। तो ये याद रखिएगा रेजिलियंस का मतलब। ओके, आते हैं मूव ऑन द वर्ड नंबर 5, दैट इज स्ट्रैंड। और ये आपके सीजीएल और बैंक पीओ में बहुत बार पूछा गया, रेजिलियंस भी पूछा गया। ये तो स्ट्रैंड लास्ट ईयर भी पूछा गया। ओके, देखो स्ट्रैंड का मतलब वर्ब, यहां समझ गए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो वर्ब है। ओके, लेकिन इसके डेफिनेशन को जानते हैं क्या होता है। टू मेक अ बोट फीस etc be left on land and unable to return to the water। किसी भी बोट यानी कि पानी वाला जहाज, मछली या कोई ऐसा चीज जिसे आप जमीन पे छोड़ देते हैं, एंड अनेबल टू रिटर्न द वाटर, और आप सामर्थ्य नहीं है, आप योग्य नहीं है, एबल नहीं है कि उसे फिर से पानी में लेके आए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप किनारे पे पहुंचते हैं तो हमारी जहाज क्या होती है, फंस जाती है। या कोई मछली आता है किनारे पे और वो बालू या मिट्टी में फंस जाता है, दोबारा पानी में नहीं जा पाता है। तो वो मुश्किल में पड़ जाना या मुश्किल में फंस जाना के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज स्ट्रैंड एज अ वर्ब। और इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। द शिप वॉज स्ट्रैंडेड ऑन अ सैंड बैंक। द शिप वॉज स्ट्रैंडेड ऑन अ सैंड बैंक। शिप यानी कि जहाज क्या हो गया था, फंस गया था
एक ऐसे किनारे पे जहां बालू था, यानी कि वैसा किनारा जहां पानी नहीं, बालू ही बालू था, वहां जाके शिप आपका क्या हो गया, फंस गया। अब दोबारा उसे पानी में ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। ओके, नाउ मूव ऑन द लास्ट वर्ड ऑफ दिस सेशन, स्टिग्मेटाइज। मैंने क्या बोला, स्टिग्मेटाइज। आप ब्रिटिश इंग्लिश में ये जेडी की जगह पे एसई का भी यूज करते हैं, इस बात को भी याद रखना। ओके, अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश। मैंने कहा स्टिग्मेटाइज एक वर्ब होता है। क्या है इसका डेफिनेशन, जरा समझते हैं। अनफेयरली रिगार्डेड बाय मेनी पीपल एज बीइंग बैड और हैविंग समथिंग टू बी असेम्ड ऑफ। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आज डिस्कस मैंने किया, और आपके एसएससी और बैंक के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड है। जिनको लगता होगा कि सर आधे घंटे में ना 50 वर्ड्स करवा दो, मैं बता रहा हूं वो 50 करने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप 5 वर्ड्स ही जानो, 10 वर्ड्स ही जानो, लेकिन उसको एकदम माइंड में सेट करो और डेली यूज करो। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि मैं पर डे 50 वर्ड्स को याद कर लूं। हो सकते होंगे कुछ तेस्मार खा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बात समझ रहे हो ना, धीरे धीरे चलो लेकिन निरंतर चलो। मैंने कहा कि स्टिग्मेटाइज का मतलब है अनफेयरली रिगार्डेड, किसी को बड़ा बुरे तरीके से रिगार्ड करना, या अनफेयरली का यूज किया गया, लोगों के द्वारा किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जाना, एज बीइंग बैड, देखो यहां बैड का यूज किया गया, और हैविंग समथिंग बी असेम्ड ऑफ, और इस तरीके का व्यवहार करना कि आपके अंदर शर्मिंदगी आ जाए, आप बहुत बुरा महसूस करें। ऐसा होता है ना कभी कभी कि लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि आप बहुत बुरा महसूस करते हैं, आपको अपने आप पे घृणा होती है। वैसे के लिए उस एक्शन को दिखाने के लिए स्टिग्मेटाइज का यूज हम वर्ब की तरह करते हैं। जैसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। हिंदी मीनिंग तो मैंने लिख दिया कलंकित करना, ये तो सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल सही मामले में आपको इस वर्ड का यूज समझाएगा। लिखा है सिंगल मदर्स, जो भी मदर्स हमारे सोसाइटी में जिनके हस्बैंड नहीं रहते हैं और जो मां अकेले रहती है, अपने बच्चों का पालन करती है, उनकी बात की गई है। सिंगल मदर्स ऑफन फील, जो सिंगल मदर्स होती है प्रायः क्या फील करती है, दैट दे आर स्टिग्मेटाइज्ड बाय सोसाइटी, उन्हें सोसाइटी के द्वारा क्या किया जाता है, कलंकित किया जाता है, उन्हें बहुत बुरा महसूस करवाया जाता है। बात समझ रहे हैं ना, तो यही बात है कि सिंगल मदर्स हमें अक्सर ऐसा फील करती हैं, प्रायः ऐसा फील करती है कि उन्हें क्या किया जाता है, सोसाइटी के द्वारा स्टिग्मेटाइज किया जाता है, कलंकित किया जाता है, कलंकित किया जाता है। समझ रहे हो? चलो आज ने हमने इस सेशन में 6 वोकैब्स देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। तो इस सेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और जो भी आपके रिकमेंडेशंस हैं, आपके कमेंट हैं, सजेशन है, उनका वार्म वेलकम है। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।